हेलो एनिमल लवर्स, आप सुन रहे हैं कहानी एज ऑफ घोस्ट। और आज हम जानेंगे इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत होती है। हम देखते हैं लिंग शुआंग और ए शुआंग दोनों ही बगीचे में टहल रही थी। लिंग शुआंग को खुश देख ए शुआंग बताती है, इन परलोक की फूलों की ध्यान रखने के अलावा हमारी एक और जिम्मेदारी है, और वो ए शुआंग को अपने साथ चलने को कहती है। ए शुआंग भी उसके साथ चल देती है। कुछ देर बाद लिंग शुआंग ए शुआंग को लेकर एक नदी के पास पहुंचती है। नदी के ऊपर एक नाव तैर रही थी। वो नदी आम लोगों की नजरों से दूर जमीन के नीचे बह रही थी। परलोक की उस रहस्यमय गुफा के बीच जहां हवा भी अपनी राज फुसफुसाती थी, वहां दोनों बहनें एक छोटी सी नाव पर सवार थी। जहां लिंग शुआंग ए शुआंग से कहती है, ए शुआंग, अब जबकि तुम बहुत छोटी हो, इसीलिए इस बार बस तुम मुझे उन फूलों को रोते हुए देखोगी। जब तुम बड़ी हो जाओगी और तुम्हारी उम्र 18 साल हो जाएगी, तब तुम इसे खुद से कर सकोगी। कुछ ही देर में नाव एक अंधेरे गुफा के मुहाने पर आकर रुकती है। लिंग शुआंग बताती है, मरने के बाद हमारे कुल के लोगों की यहीं से परलोक जाने की शुरुआत होती है। वही नदी किनारे गुफा के मुहाने पर बहुत से लोग मौजूद थे। उनमें से एक वही टकला पंडित था। उसके पीछे हरी मास्क पहनी हुई कुछ लोग कुछ और लोगों की लाशों को उठाई हुई थी। वो पंडित कहता है, लिंग शुआंग, लड़ाई में हमारे क्लैन के बहुत से लोग मारे गए हैं। जितना जल्दी हो सके तुम अपना काम पूरा करो। उस पंडित की बात सुनकर लिंग शुआंग गंभीर आवाज में कहती है, गॉडेस के तौर पर यह हमारी कर्तव्य है कि हम हमारे कबीले के लोगों की आत्माओं को परलोक का रास्ता दिखाए। ए शुआंग, मुझे ध्यान से देखना। ये कहकर वो अपनी हाथ उठाती है। अगले ही पल उसके हाथों में एक बीज अपीयर होता है और उस बीज के चारों ओर एनर्जी तेजी से फ्लो हो रही थी। वो बताती है, इस बीज को इनके अंदर बोना होगा ताकि परलोक जाते हुए ये कहीं खो ना जाए। अपने सामने की इस नजारे को देखकर ए शुआंग की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके चेहरे से घबराहट साफ साफ झलक रही थी। वो घबराती और कांपती हुई आवाज में कहती है, तो इसका मतलब क्या हम जिन फूलों का ध्यान रखते हैं वो यही से आते हैं? ए शुआंग ऐसे ही घबराई हुई थी। तभी उसी वक्त उसके सामने अचानक से वो टकला आ जाता है और कहता है, बिल्कुल सही, ये वहीं से आते हैं। ये सुनकर वो घबरा कर लिंग शुआंग के गले लग जाती है और कहती है, मैं ये नहीं करना चाहती, ये बहुत डरावनी है। ये सुनकर लिंग शुआंग कहती है, गॉडेस के तौर पर ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने लोगों को परलोक का रास्ता दिखाए ताकि वो कहीं भटक ना जाए। ए शुआंग के शांत होने के बाद लिंग शुआंग दोबारा उन लाशों के पास आती है और कहती है, इन सभी के अंदर बीज बोने के बाद हम इसे वापस ले जाकर कबीले के कब्रिस्तान में दफनाएंगे। उन सभी के अंदर बीज बोने के बाद अचानक लिंग शुआंग के दिमाग में ख्याल आता है, हाल ही में लाशों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। वो सवाल पूछती है, मास्टर यूजी, हाल ही में इतनी सारी लाशें क्यों आ रही है? क्या कोई गड़बड़ है? यह सुनकर मास्टर यूजी कोल्डली कहता है, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें बस अपना काम पूरा करना है और अपने काम के ऊपर ही ध्यान दो। मास्टर यूजी की ये बात सुनने के बाद वो दोनों सभी लाशों को नाव पर लाद कर वहां से निकल पड़ती है। जहां मास्टर यूजी पीछे से उन्हें जाते हुए देख रहा होता है, अचानक उसके चेहरे पर एक क्रीपी मुस्कुराहट आ जाता है और वो हंसते हुए कहता है, देखकर ऐसा लगता है कि वो जल्द ही बरी हो जाएगी। और कुछ ही देर में लिंग शुआंग उन सभी लाशों को लेकर परलोक के गेट के सामने पहुंचती है। वो लोग अभी भी नाव के ऊपर ही थे। उनके ऊपर एक पुल थी और पुल के आखिर में परलोक का दरवाजा था। उसी वक्त उन सभी लाशों में से कुछ निकलकर उन गेट के अंदर पहुंच जाती है। शायद ये उन सभी लाशों की आत्मा होगी। जिसके बाद वो आगे बढ़ना जारी रखती है और कुछ ही देर में वो लोग नदी किनारे पहुंच जाती है। नदी के किनारे फूलों की एक बड़ी सी बगीचा थी, जिसे दिखाते हुए लिंग शुआंग ए शुआंग से सवाल पूछती है, क्या ये सुंदर नहीं है? इन सभी फूलों के नीचे हमारे कबीले के लोग आराम कर रहे हैं। और ऐसे ही कुछ ही देर में वो लोग नदी के किनारे भी पहुंच जाती है, जहां पहले से ही कबीले के बहुत से औरतें इंतजार कर रही थी। वो लोग उन सभी लाशों को ले जाने में मदद करती है और उन सभी को ले जाकर उस बगीचे में दफना देता है और उन सभी लाशों में बोई गई सभी फूल उगाती है। जहाँ ए शुआंग घबरा कर लिंग शुआंग के गले लग जाती है। वो कहती है, दीदी, मुझे बहुत डर लग रही है। यह सुनकर लिंग शुआंग कहती है, हमें ये करना ही होगा ताकि हमारे लोग शांति से पुनर्जन्म ले सके। और साथ ही दिखाया जाता है उन फूलों के नीचे लाशों की भरमार लगी हुई थी। वहाँ कई 100 लोगों कहती है,
ये सुनकर दीदी मुझसे जरूर खुश होंगे। और कुछ ही देर में ए शुआंग उन लाशों को लेकर दूसरी तट पर पहुंच जाती है, जहाँ पहले से ही कुछ लोग उसकी इंतजार कर रही थी। तट पर पहुंचते ही वो एक बच्ची से सवाल पूछती है, सुनो, लिंग शुआंग दीदी नहीं आई, वो कहाँ पर है? ये सुनकर वो छोटी बच्ची अजीब सा चेहरा बना लेती है और वो सर खुजाते हुए कहती है, वो तो नहीं आई और मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। ये सुनकर कि लिंग शुआंग वहाँ नहीं आई, ए शुआंग बहुत गुस्सा हो जाती है। वो गुस्से में कहती है, दीदी कितनी बुरी है, एक तो वो मेरे साथ नहीं आई और ऊपर से मुझे लेने भी नहीं आई। और वो गुस्से में मुंह फुलाकर उसे ढूंढने के लिए पैलेस में पहुंच जाती है, लेकिन बहुत ढूंढने के बावजूद भी वो उसे कहीं नहीं मिलती। लेकिन तभी उसे वो टकला मॉन्क दिख जाता है जो शायद कहीं जा रही थी। उस ओर देखकर ए शुआंग मन ही मन सोचती है, लेकिन वहां तो कोई रास्ता है ही नहीं। और वो चुपके से जाकर उसका पीछा करती है और वो देखकर शॉक हो जाती है कि दीवार पर एक दरवाजा मौजूद थी। वो टकला मॉन्क उस दरवाजे को खोलकर दूसरी ओर चला जाता है। ए शुआंग भी उस दरवाजे को खोलकर उसके अंदर जाने का डिसाइड करती है। वो मन ही मन सोचती है, क्या पता शायद लिंग शुआंग दीदी इसके अंदर ही हो। ये सोचकर वो भी उसके अंदर चली आती है। अंदर पहुंचते ही उसे दूसरी ओर से आती हुई किसी की परछाई दिखती है। ए शुआंग घबरा कर जल्दी से वही छुप जाती है, लेकिन अपने पास से इतनी सारी गार्ड्स को गुजरता हुआ देखकर अचानक घबराहट के मारे उसके मुंह से आवाज निकल जाती है। भले ही वो तुरंत ही अपनी मुंह बंद कर लेती है, लेकिन शायद एक गार्ड ने उसकी आवाज सुन ली थी। वो अपने आसपास देखता है और कहता है, कौन है वहां पर? और वो तुरंत ही अपने मयान से तलवार निकालकर ए शुआंग जहां पर छुपी हुई थी उसकी ओर आगे बढ़ती है और उन लताओं के ऊपर तलवार चला देता है। लताएं कट जाती है, लेकिन ये क्या, उसके पीछे कोई भी नहीं था। वो गार्ड कंफ्यूज्ड होकर कहता है, यहाँ तो कोई भी नहीं है, लेकिन शायद मैंने किसी की आवाज तो सुनी थी। गार्ड्स के जाने के बाद हम देखते हैं ए शुआंग उन लताओं के सहारे लटकी हुई थी और वो बच चुकी थी। जिसके बाद हम दरवाजे के अंदर देखते हैं जहाँ सिंहासन पर कोई बैठा हुआ था। उसके सामने वो टकला घुटने पर था और उसी सिंहासन के पास लिंग शुआंग को रस्सी से बांध कर रखा गया था। वो सिंहासन पर बैठा लॉर्ड टकले की ओर देख कर कहता है, तुम अपना सर उठा सकते हो, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, तुम्हें जरूर प्रमोशन मिल जाएगा, तुम नोवेल्स के अंदर काम कर पाओगे, लेकिन हाँ इसके अलावा भी मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ये सुनकर वो टकला खुश होकर कहता है, जी जरूर, मुझे पता है कि नोवेल्स को ये जरूर पसंद आएगी। वो शख्स अपने सिंहासन से उठकर खड़ा हो जाता है और फाइनली हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है। वो एक बूढ़ा शख्स था। वो कहता है, इन्हें लगता है कि वो कोई जादुई फूल है जिनसे दवाइयाँ बनाई जा सकती है, लेकिन इनसे बनाई हुई दवाइयाँ बस चोट लगी हुई जगह को सुन्न कर देता है, जिस वजह से उन्हें चोट महसूस नहीं होता। इसी से इन्हें लगता है कि ये कोई जादुई दवाई है। असली जादुई दवाई तो उनमें होती है जो इन फूलों को उगाती है। और आगे बढ़ के वो लिंग शुआंग के चेहरे को पकड़ता है और कहता है, इन्हें नहीं पता जो बच्चियां बचपन से इन फूलों के पास रहती है और इन फूलों का ख्याल रखती है, धीरे धीरे वो लोग इन फूलों की खुशबू को सूंघ कर अपने अंदर बहुत सी यंग एनर्जी को इकट्ठा कर लेती है और समय के साथ इनके शरीर में यंग एनर्जी को रेजिस्ट करने की काबिलियत आ जाती है। और जब ये औरतें जवान हो जाती है तो नोवेल्स इनके साथ डुअल कल्टीवेशन करके अपनी लाइफ स्पैन को बढ़ा सकती है और इनकी शरीर की खून ही असली जादुई दवाई होती है। और वो अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट लाकर कहता है, जब इनका पूरा इस्तेमाल हो जाता है तो इनके शरीर के अंदर की अमृत को बाहर निकाला जा सकता है। और हम देखते हैं उस बूढ़े शख्स के पीठ से दो अजीब सा हाथ बाहर निकल आता है। तो अब आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स। मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।